पिछले कुछ दिनों से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई है। लैंड फॉर जॉब मामले में लगातार चाहे सीबीआई हो या ईडी हो, लालू प्रसाद यादव सहित उनके परिवार के सभी सदस्यों से पूछताछ कर रही है। 2 दिन पहले ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव से पूछताछ की थी और कल लालू प्रसाद यादव से ईडी के जो अधिकारी हैं वह खुद 4 घंटे तक पूछताछ किए थे। और आज की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। लालू प्रसाद यादव के सरकारी आवास के ठीक सामने यह बड़ा सा बैनर और पोस्टर लगाया गया है आरजेडी के नेता के द्वारा, और इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ना झुका हूं ना झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। लालू प्रसाद यादव की बाएं तरफ एक बड़ी सी तस्वीर है और उसके नीचे रस्सियों के द्वारा खींचा जा रहा है। चाहे ईडी की बात हो, पीएमओ की बात हो, आरएसएस की बात हो, सीबीआई की बात हो या फिर भक्त की बात हो, सभी लालू प्रसाद यादव को अपनी तरफ खींच रहे हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। किसान आंदोलन 2.0 जो कि पंजाब के खनौरी और शंभू बॉर्डर पर पिछले कई दिनों से चल रहा था, कई महीनों से चल रहा था, उसका अंत हो गया है। और अब पुलिस ने यहाँ सख्ती दिखाते हुए तमाम जो किसान यहाँ पर धरने पर बैठे हुए थे, जिन्होंने यहाँ पर अपने अपने जो है टेंट लगाए हुए थे, वो सभी टेंटों को पुलिस ने अब उखाड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ से बड़ी संख्या में मैं इस वक्त मौजूद हूँ खनौरी बॉर्डर पर, जो हरियाणा पंजाब का बॉर्डर है, खनौरी बॉर्डर। यहाँ पर भी बड़ी संख्या में किसान जो है वो धरने पर बैठे हुए थे और लगातार एमएसपी की मांग कर रहे थे। और पिछले कितने महीनों में लगातार जो दौर था वार्ता का वो लगातार चलता रहा। सरकार से कई बार बात बनी, कई बार बिगड़ी। तो ऐसे में और लगातार जो किसान हैं वो इस बात पर अड़े हुए थे कि उन्हें दिल्ली जाना है। लेकिन इसके दूसरी तरफ जो इलाका है, जो हरियाणा का इलाका पड़ता, दत्त सिंह वाला इलाका, वहाँ पर भी हरियाणा पुलिस की तरफ से प्रॉपर बैरिकेडिंग की गई थी, बड़े बड़े बोल्डर्स लगाए गए थे। तो लिहाजा हरियाणा पुलिस ने भी 2-3 बार ऐसा भी देखा कि सीधे सीधे किसान और जो हरियाणा पुलिस है वो आमने सामने आ गए, जिसमें जो है काफी हानि भी हुई थी। प्रोफेसर सुनील के साथ केवल कौशिक, न्यूज़ 24, खनौरी, पंजाब। पिछले 13 महीनों से शंभू बॉर्डर पर जो पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ था, अब कुछ ही देर में इसको खोल दिया जाएगा। और घग्गर दरिया के ऊपर बना हुआ जो ब्रिज है, जो आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से इसकी साफ सफाई की जा रही है। और जब एनएचआई के अधिकारी आएंगे, पुल की इंस्पेक्शन होगी कि कहाँ से कुछ रिपेयर होने वाला है, तो उसके बाद इसको पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। दिल्ली से पंजाब आने वाले रास्ते पर भी आप देख पा रहे हैं कि वहाँ पर भी जो हाइड्रा मशीनें हैं वो लगी हुई आपको दिखाई दे रही हैं, जेसीबी लगी हुई है, उसको भी कुछ ही देर में खोल दिया जाएगा। जहाँ तक पंजाब की और बात है तो वहाँ पर भी जो ज़्यादातर जो ट्रॉलियाँ खड़ी हुई थी उनको हटा दिया गया है। और पटियाला के एसएसपी नानक सिंह द्वारा भी दावा किया जा रहा है कि कुछ ही देर में जो यातायात है इस पुल से शुरू कर दिया जाएगा। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, शंभू बॉर्डर, पटियाला। संसद के दोनों सदनों में आज जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में हंगामा हुआ। दरअसल डीएमके के सांसद लगातार जब से ये संसद का बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ है, डिलिमिटेशन के मुद्दे पे लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज वो एक विशेष तरह की टी शर्ट पहनकर डीएमके के सभी सांसद आए थे, जिसपे लिखा हुआ था तमिलनाडु लड़ेगा, तमिलनाडु झुकेगा नहीं, डिलिमिटेशन फेयर तरीके से हो। जैसे ही बाहर के प्रोटेस्ट के बाद डीएमके के सांसद सदन में गए, लोकसभा में गए, उसके बाद ओम बिरला नाराज हो गए। उन्होंने साफ साफ कहा कि सभी सांसदों को संसद का नियम 349 पढ़ लेना चाहिए, जिसमें ये साफ साफ बताया गया है कि आपका आचार विचार और व्यवहार कैसा हो, यानी पहनावा कैसा हो। किसी भी टी शर्ट पे कोई स्लोगन लिखा हुआ होगा, वो पहनकर अगर आप सदन में रहेंगे तो मैं हाउस को स्थगित करूंगा। भारी हंगामा हुआ। एनडीए के सांसदों ने भी डीएमके और अपोजिशन सांसदों के खिलाफ हंगामा किया, शोर मचाया। उसके बाद 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुई। कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। निर्णायक लड़ाई चल रही है और आज उत्तर बस्तर और दक्षिण बस्तर में एक बड़ी सफलता जवानों को मिलती यहाँ पर नजर आई है। दक्षिण बस्तर की बात करें तो 18 माओवादियों को डीआरजी व कोबरा की टीम ढेर कर दी है और 18 माओवादियों की
बॉडी को रिकवर कर लिया गया है और वहीं पर मौके से भारी संख्या में विस्फोटक सामग्री के साथ सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक हथियार भी यहां पर बरामद किया गया है। हालांकि अभी शिनाख्ती की प्रक्रिया बाकी है और यही वजह है कि कितने कौन से कैडर के नक्सली यहां पर मौजूद थे और इन पर कितना इनाम था, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जब मुठभेड़ थम जाएगी और जवान जब मुख्यालय पहुंचेंगे, जिला मुख्यालय जब नक्सलियों की बॉडी को लेकर पहुंचेंगे, उसके बाद से ये शिनाख्ती की प्रक्रिया पूरी होगी और उसके बाद से ये स्पष्ट होगा कि आखिर कौन से कैडर के नक्सली यहाँ पर मौजूद थे और कौन से कैडर के नक्सली को मार गिराया गया है। हमारे पास राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24, मध्य छत्तीसगढ़, बस्तर। बिहार में पुलिस प्रशासन भले ही लगा कई दावे कर ले, लेकिन हालात ये हैं कि अपराधी उनके कंट्रोल से बाहर हैं। लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो बिहार में जहां 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं आधा दर्जन से ज़्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। हालांकि एक बड़ी घटना बिहार के नौगछिया जिले में हुई है, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के भांजे को बीच में गोलीबारी हुई है और इस गोलीबारी में एक भांजे की मौत हो गई है, जबकि दूसरा अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद में दोनों भांजों के बीच में विवाद इतना बढ़ा कि गोलीबारी तक हो गई और इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। लगातार बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बाद विधानसभा में भी काफी हंगामा हो रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस अपना काम कर रही है और जो भी घटना कर रहे हैं उन्हें हर कानूनी कार्रवाई के खिलाफ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। दिल्ली का मयूर विहार फेज 2 पॉकेट एफ संजय लेक का ये इलाका है और ये आप देखें तो एक पार्क है जो संजय लेक के भीतर आता है और इसी पार्क के अंदर 3 मंदिर बने हुए हैं जो इस वक्त सबसे बड़े विवाद की वजह बने हुए हैं। ये देखिए, ये है वो पहला मंदिर, पूर्वो दिल्ली काली बाड़ी समिति, ये काली मंदिर है। इसके बाद अमरनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर। इन 3 मंदिरों को तोड़ने का जो आदेश है वो डीडीए ने जारी किया और एक दिन पहले आदेश जारी किया और उसके बाद आज सुबह 4 बजे बुलडोजर लेके डीडीए की पूरी टीम यहाँ पर जेसीबी के साथ और आरपीएफ के जवानों के साथ पहुंच गई। डीडीए लगातार ये कह रहा है कि अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए की कार्रवाई जारी है, क्योंकि ये भी ग्रीन बेल्ट पर मंदिर बने हुए हैं। इसी वजह से स्थानीय लोगों ने विरोध किया, जिसकी वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा, दिल्ली के उपराज्यपाल से बात करनी पड़ी। फिलहाल इस मंदिर पर जो बुलडोजर कार्रवाई होनी थी उसे रोक दिया गया है, लेकिन आने वाले समय में ये बुलडोजर कार्रवाई रुकेगी या नहीं, ये अभी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कैमरामैन विजय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। अल्टीमेटम खत्म होते ही राज्य भर में शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन। हजारों लिस्टेड आरोपी हैं राडार पर। गुजरात में होली के दौरान हुए उत्पात के बाद एक्शन मोड में आए गुजरात डीजीपी विकास सहाय ने दिए गए 100 घंटे के अल्टीमेटम के बाद पुलिस ने राज्य भर में कुल 7,612 व्यक्तियों की सूची तैयार की, जिसमें 3,264 शराब माफिया, 516 जुआरी, 2,149 देह व्यापार से जुड़े, 958 अवैध कब्जा, 189 खनन माफिया और अन्य 545 लोग हैं। बीते 2 दिनों में अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट जैसे बड़े शहरों में अपराधियों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चल रहा है। इतना ही नहीं, अवैध बिजली कनेक्शन, संदिग्ध और अनाधिकृत वित्तीय लेन देन की भी जांच की जा रही है। डीजी ऑफिस से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अहमदाबाद में 25, गांधीनगर में 6, वडोदरा में 2, सूरत में 7, मोरबी में 12 समेत कुल 59 के खिलाफ पासा के तहत कार्रवाई की गई है। कई असामाजिक तत्वों को तड़ीपार किया गया है, जबकि 724 लोगों को डिटेन किया गया है। कुल 19 से अधिक अवैध घरों को ध्वस्त किया गया है। इसके साथ 81 अवैध बिजली चोरी कनेक्शन हटाए गए हैं। कैमरामैन के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश में अब विधायकों के काफिले में शामिल सभी गाड़ियों पर विधानसभा पास की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में सभी 403 विधायकों के लिए बड़ी खबर है कि अब विधायकों की सभी गाड़ियों का विधानसभा पास नहीं बन पाएगा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अप्रैल के अंत तक अब तक जारी सभी विधानसभा पास निरस्त करने को कहा है। अब RFI ID पास जारी किए जाएंगे। नए नियम के तहत एक विधायक को 2 पास जारी होंगे, यानी आने वाले दिनों में विधायक और पूर्व विधायक के नाम पर जारी होने वाले अनगिनत पास पर लगाम लगेगी। यहाँ आपको ये भी बता दें कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने ये कहा था कि विधायकों को जारी होने वाले पास का दुरुपयोग न हो, लिहाजा विधानसभा पास की नई व्यवस्था जारी की जाएगी। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल के विधानसभा में लगातार हंगामेदार विधानसभा की सत्र चल रहा और जिस तरह से बीजेपी का आरोप है कि बीजेपी के कोई विधायक जब विधानसभा में बोलने की कोशिश करते हैं तो स्पीकर द्वारा उन्हें रोक दिया जाता है और इतना ही नहीं, उनकी माइक को भी बंद कर दिया जाता है। यानी देखिए कि जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी कल बरईपुर पहुंचे थे और बरईपुर में प्रोटेस्ट था,
चूंकि स्पीकर विमान बनर्जी के खिलाफ वो लगातार विधानसभा हो या विधानसभा का जो क्षेत्र है वहां पे जाके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी को काले झंडे दिखाए गए, उनके गाड़ियों पे हमला किया गया और उसी के प्रतिवाद में आज बीजेपी के सारे विधायक विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन जताया। काले झंडे यहाँ पे दिखाए गए और वहां पे जो कागज के टुकड़ों को फाड़ा गया और इतना ही नहीं, विमान बनर्जी के पुतले को भी फूंक कर अपना विरोध प्रदर्शन जताए। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से बीजेपी सारे तमाम विधायक यहाँ पे एकत्रित होकर 2026 के विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाना चाहते हैं, जनता के बीच मुद्दा उठाना चाहते हैं, हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर लगातार बढ़ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से विधानसभा का सत्र हंगामेदार शुरू हुआ और सारे विधायक अपना विरोध प्रदर्शन किए। कैमरा पर्सन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। राजस्थान में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस दौरान अक्सर देखा गया है कि विधायकों के साथ साथ कई मंत्री भी सदन से नदारद रहते हैं। लेकिन इन दिनों राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा सवाल यह भी उठने लगा है कि आखिरकार बड़े नेता विधानसभा सत्र की कार्रवाई से क्यों अपने आप को अलग थलग रख रहे हैं। दरअसल वसुंधरा राजे की बात की जाए या अशोक गहलोत की या फिर सचिन पायलट की या किरोड़ीलाल मीणा की या फिर कांग्रेस या बीजेपी के किसी और विधायक की, ये बड़े ऐसे कुछ नेता हैं जिनके बारे में यह कहा जाता है कि यदि वे सदन में मौजूद रहें तो सत्ता या विपक्ष की ओर से अपनी बात को बेहतर तरीके से कह सकते हैं। बावजूद इसके ये लोग सदन की कार्यवाही में नजर नहीं आते। लेकिन जब इसे लेकर कई सवाल उठने लगे तो आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा पहुंचे और यहां पर आकर उन्होंने कुछ वक्त कांग्रेस के विधायकों के साथ गुजारा, उनके द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की और नेता प्रतिपक्ष को अपने अनुभवों की जानकारी दी। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। नागपुर हिंसा में पुलिस कर्मियों पर हमले को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सख्त बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमलावरों को कब्र से ढूंढकर भी सजा दी जाएगी। इस बीच शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में बीजेपी और सरकार पर जमकर हमला किया गया है और जो नागपुर में हिंसा हुई इसके लिए कहीं न कहीं बीजेपी और हिंदुत्ववादी संगठन को जिम्मेदार ठहराया गया है। सामना में लिखा गया है कि 1707 से औरंगजेब की कब्र है, तब से 100 साल हो गए आरएसएस की स्थापना को, लेकिन अभी तक औरंगजेब की कब्र की याद नहीं आई। अब 2025 में औरंगजेब का कब्र देश के लिए खतरनाक हो गया है, इससे देश के लिए खतरा पैदा हो गया है। कहीं न कहीं बीजेपी इसमें राजनीति कर रही है। इस बीच नागपुर मामले में जांच भी तेज हो गई है और बांग्लादेश कनेक्शन भी सामने आया है। इस केस की जांच अब नागपुर पुलिस के साथ साथ एटीएस और एनआईए भी कर रही है। अब तक इस मामले में 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। उत्तराखंड में लगातार अवैध मदरसों और मजारों के खिलाफ सरकार का अभियान जारी है। बीते 15 दिनों में धामी सरकार ने देहरादून, पौड़ी और उधम सिंह नगर में सैकड़ों मदरसों को सील किया है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने पहले कोर्ट के आदेश पर कार्बेट नेशनल पार्क और फिर दादाजी नेशनल पार्क के साथ साथ पहाड़ों में बनी अवैध मजारों को भी ध्वस्त करने का अभियान चलाया था। अब लगातार सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन सभी जगह अवैध मदरसों को सील कर रही है। एक आंकड़े के मुताबिक 18 मार्च तक विभाग ने 82 मदरसों को सील किया था, जबकि 19 मार्च को उधम सिंह नगर के जसपुर में 5, गदरपुर में 3 और रुद्रपुर में 2 मदरसे सील किए गए। जबकि अब तक राज्य में 400 से अधिक अवैध मजारों को भी हटाया गया है। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जहां लगातार सरकार अवैध मदरसों और मजारों के खिलाफ इतनी बड़ी और तेजी से कार्रवाई कर रही है। साथ ही सरकार को इस कार्रवाई पर जन समर्थन भी मिल रहा है। अधीर यादव, देहरादून, न्यूज़ 24। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे ज्यादा खतरा बना रहता है पाकिस्तान के ड्रोन का, लेकिन अब पाकिस्तान अपने ड्रोन वाले नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप इन जवानों को देखिए, इनका ये मकसद है एक गोली एक ड्रोन। यानी अगर दुश्मन पाकिस्तान ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में हथियार, गोला बारूद या नशे की खेप को सीमा के उस पार से इस ओर भेजने की कोशिश करेगा, ये बहादुर जवान जो हैं एक गोली से उस ड्रोन का काम तमाम कर देंगे। जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं और इनकी ट्रेनिंग इस कदर भी इन्हें दी गई है कि ये दुश्मन के ड्रोन का एक गोली से खात्मा कर देंगे। बड़े पैमाने पे यहाँ पर एंटी टनल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये देखिए जवान और ऑफिसर, ये जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और ऑफिसर हैं, कैसे आईबी से सटे हुए इलाकों में सर्च कर रहे हैं।
यहाँ पर आईडी का भी खतरा बेहद ज्यादा रहता है, लेकिन बावजूद इसके तमाम चुनौतियों का सामना ये जवान करते हैं। मकसद यही है कि देश की आन बान और शान हमेशा बनी रहे। कैमरामैन दिनेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अरनिया सेक्टर। संभल के बाद अब बहराइच में भी सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाले जेठ मेला पर रोक लगाने की मांग की गई है। सालार गाजी को आक्रांता बताते हुए यहाँ मेले पर रोक लगाने की मांग की गई है। दरअसल 1034 ईस्वी में बहराइच जिला मुख्यालय के समीप बहने वाली चित्तौरा झील के किनारे महाराजा सुहेलदेव ने अपने 21 अन्य छोटे छोटे राजाओं के साथ मिलकर सालार मसूद गाजी से युद्ध किया था और उसे युद्ध में पराजित कर मार डाला था। उसके शव को बहराइच में ही दफन किया गया था। यहाँ सालाना जलसा होता है। हिंदू संगठनों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर यहाँ सालार मसूद गाजी की याद में होने वाले मेले पर रोक लगाने की मांग की है। हालांकि इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज बहराइच पहुंचे और उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर कहा कि किसी भी आक्रांता का महिमा मंडन नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल इस मामले में प्रशासन ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन हिंदू संगठन लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि सालार मसूद गाजी की याद में होने वाला मेला नहीं होना चाहिए। कैमरा पर्सन मिल्टू सिंह के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के नासिक में रंग पंचमी के दिन दोहरे हत्याकांड की मामला सामने आया है। 2 सगे भाइयों को खून से रंगा गया, यानी कि उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार एक गिरोह के हमले में 2 सगे भाई मन्ना जाधव और प्रशांत जाधव की हत्या को अंजाम दिया गया। नासिक के ये दोनों भाई अजित पवार की एनसीपी गुट के नेता थे। इनमें से मन्ना जाधव एनसीपी अजित पवार गुट के शहर उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। हमलावरों ने अंबेडकरवाड़ी इलाके में उनके घर के ठीक सामने दोनों भाइयों पर चाकू से हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। दोनों भाइयों को नासिक जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों भाइयों को मृत घोषित कर दिया। इस मामले की चर्चा सामने आते ही जिला सरकारी अस्पताल में भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। इन दोनों भाइयों पर हमला किसने किया और क्या इसकी वजह रही, इसका कारण अब तक नहीं पता चल पाया है। हालांकि आरोपियों की तलाश करने के लिए पुलिस ने 4 टीमें बनाई है और इस मामले में अब तक 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दोहरे हत्याकांड की ये वारदात कोई पहली नहीं है। पिछले कुछ महीनों में महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में हिंसक घटनाएं लगातार हो रही है। कैमरा पर्सन आंचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई।